हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 7 ऑफ द चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो पार्ट 6 में हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया और आज हम करने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन, इनके जनरल फार्मूलाज, सामान्य सूत्र क्या होते हैं इनके। इनको करने से पहले एक बार हम पार्ट 6 को रिवाइज कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स में हमने क्या पढ़ा है। हाइड्रोकार्बन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। पृथ्वी पर कई मिलियंस हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में है ये हाइड्रोकार्बन्स। पर हम लेकिन क्योंकि लिमिटेड हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं, तो जब हम देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन में अत्यधिक मात्रा में कार्बन हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स में। फॉसिल फ्यूल्स जो कि पेड़ पौधे बहुत वर्षों से, अरबों वर्षों से जब दब कर नीचे और उसके ऊपर सेटलमेंट होता रहा और नीचे से नीचे वो जिसके अंदर जो केवल कार्बन ही रह गया, जिनमें से हाइड्रोजन भी निकल गया हाइड्रोकार्बन में से अगर, तो वो कोल फॉर्म में आ गए और वो जीवाश्म बन गए। देखिए, हाइड्रोकार्बन जीवाश्म रूप में है और जीवाश्म भी कोल रूप में और पेट्रोलियम फॉर्म में, ये दोनों रूपों में पाया जाता है। कोल रूप में कोयले की तो खानें होती हैं जिन्हें हम माइनिंग द्वारा निकाल सकते हैं। पेट्रोलियम को हम होल करके और निकाला जाता है। पेट्रोलियम की कोई खानें नहीं होती, उनको पाइप होल करके निकाला जाता है। और इसमें भी, पेट्रोलियम में भी बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन करीबन C1 से लेके C50, 60, 70 तक के बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। हमें तो लिमिटेड स्टडी करनी है, लेकिन एग्जिस्टेंस है, बड़े से बड़े हाइड्रोकार्बन्स भी पाए जाते हैं नेचुरल में। तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं पेट्रोल में, मिक्सिंग में होते हैं, सारा मिक्सचर होता है इसका, C1 से लेके C50, 60 तक के मिक्सचर में होता है ये। तो जब इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, जैसे फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं, तब इनके अलग अलग रूप हमें प्राप्त होते हैं। C1, C2, C3 को हम डिस्टिलेशन द्वारा, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन द्वारा अलग अलग करते हैं। तो सबसे जो हल्के होते हैं, जब हम पेट्रोलियम की जब पाइप द्वारा निकाले जाते हैं, तब जब जो सबसे हल्का होगा, जिसका अणुभार सबसे कम होगा, जो हल्के तत्व होंगे, वो गैसियस फॉर्म में होंगे और वो स्टार्टिंग में पहले निकलेंगे। तो सबसे हल्के जैसे कि ये देखें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मोस्टली जो चार ये हैं, ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और रिफाइनिंग के टाइम सबसे पहले जो है, जब डिस्टिलेशन किया जाता है, तो सबसे पहले ये निकलते हैं। मीथेन जो कि मार्श गैस है, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया ये मार्श गैस है। और ये CNG का भी एक अच्छा घटक माना जाता है मीथेन को। तो जब ये निकले जाते हैं मीथेन, तो जब इन गैसेस का जब कंप्रेस फॉर्म किया जाता है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस बनती है, क्योंकि ये नेचुरल है ये। जब इनको लिक्विफाई किया जाता है, तो लिक्विफाई नेचुरल गैस LNG बनती है। ब्यूटेन जो है C4H8, जो कार्बन 4 वाला जो हाइड्रोकार्बन है, C4H8 जो है, ये ब्यूटेन है, ये LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। CNG जो है, हमारे CNG से जो गाड़ियां चलती हैं, ऑटोज चलते हैं। और LPG से क्या होता है, LPG जो है हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर्स हैं, LPG सिलेंडर्स हैं, वो गैस में, रसोई में खाना पकाने में काम आते हैं। तो इस तरीके से बहुत से हाइड्रोकार्बन्स हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स को हमने मेन रूप से दो भागों में डिवाइड किया है, संतृप्त सैचुरेटेड और असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये क्या होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? सैचुरेटेड मतलब हम समझें एक तरीके से कि हमने खाना खाया है, पूरा फुल खाना खाया, खाना यहाँ तक खा लिया, बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। अब कोई हमें बोले कि एक चपाती और खा लीजिए, क्या हम खा पाएंगे? हम बोलेंगे नहीं, अब मैं एक निवाला नहीं खा सकती, क्योंकि मैं संतृप्त हो गई, मैं सैचुरेटेड हो गई। तो इसका मतलब है सैचुरेशन। तो ये एक आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन की संयोजकता पूर्ण रूप से कंप्लीट हो। कार्बन की 4 वैलेंसी है, चारों वैलेंसी कार्बन की, चारों हाथ अलग अलग एटम से जुड़े हो। अब अगर कार्बन को बोले कि भाई ये एटम और ले लो, पर उसके चारों हाथ अलग अलग एटम से जुड़े हैं, वो बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, मेरे चारों हाथ दूसरे एटम्स को पकड़े हुए हैं, ये एटम आप ही रखो, मैं तो संतृप्त हूँ, मैं सैचुरेटेड हूँ। तो वो हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिसमें आते हैं एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त में एल्केन जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं कार्बन, और एल्कीन और एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो होते हैं असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
ये मान लीजिए कि कार्बन के 4 हाथ में से कार्बन के 2 हाथ किसी एक ही परमाणु को पकड़े हुए हैं, तो वो हो गया एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर कार्बन ने 3 हाथों से किसी एक को पकड़ा है तो वो हो गया एल्काइन। तो ये हुआ सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। इस तरीके से ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की तीसरी जो है सीरीज, उसमें आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। पहला हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक, एरोमा, एरोमा नाम से ही पता चल रहा है खुशबू, बहुत ही अच्छी सी खुशबू, बहुत ही अच्छी सी एरोमा, परफ्यूम्स वगैरह की खुशबू आती है, वो होती है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक मतलब खुशबू। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को 2 भागों में और डिवाइड किया गया है, एक है बेंजीनॉइड, एक है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड यानी C6, जिसमें ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें C6 की रिंग पाई जाती है, C6 बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, वो होता है बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड, C6 वाला स्ट्रक्चर बेंजीनॉइड है, जबकि नॉन बेंजीनॉइड में, ये देखिए एजुलिन का मैंने एग्जांपल दिया है, एजुलिन में C7 के साथ C5 अटैच है। ये जो स्ट्रक्चर है एजुलिन का नॉन बेंजीनॉइड का है, जिसमें C7 के साथ में C5 अटैच है, वो है नॉन बेंजीनॉइड, और ये है बेंजीनॉइड, जिसको हम आगे और खुल के पढ़ेंगे। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन की। एल्केन जिसमें कि कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, तो सबसे छोटी संरचना उसकी मीथेन है। मीथेन में एक कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, अगर हम इसकी और संरचना बढ़ाएं, अगर ये एक कार्बन की जगह 2 कार्बन हो जाए तो 2 कार्बन और अलग अलग सिंगल बॉन्ड द्वारा हाइड्रोजन एटम से जुड़ा है, तो ये हो गया इथेन। इसी तरह प्रोपेन, ब्यूटेन। अच्छा, इसी तरीके से हम बनाते रहेंगे। जब कार्बन करीबन कार्बन 50 होगा तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? एल्केन में यदि कार्बन की संख्या मैं बता रही हूँ n=50, तो उसमें बताइए हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो ये हम क्या 50 कार्बन की सीरीज बनाते रहें और फिर हाइड्रोजन को ऐड करते रहें, फिर हाइड्रोजन को काउंट करें, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, इनके सामान्य सूत्र की जरूरत पड़ी कि अगर हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला हो तो हम इनके सूत्र जो हैं आसानी से ऐसे ही प्राप्त कर लें, इनको बड़ी बड़ी सीरीज बना के इनको काउंट करने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन्स जिनके सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन लेना जरूरी था, इसलिए मैंने ये रिवाइज कराया है। इसके बाद हम ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला। सबसे फर्स्ट वन आता है एल्केन्स। एल्केन जो कि सिंगल बॉन्ड्स हैं, अभी मैंने बताया है आपको, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सारा ये सिंगल बॉन्ड से ही स्ट्रक्चर जुड़ा है, ये है एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में। अच्छा, एल्केन में मिनिमम एक कार्बन से भी सीरीज स्टार्ट होती है, मीथेन, जिसमें केवल एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। यहाँ ये 2 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से देखिए कि इनमें क्या रिलेशन आ रहा है, इसमें रिलेशंस क्या आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं ये आसपास वाले जो हाइड्रोजन्स हैं इनको छुपा दूं, तो ये 2 कार्बन हैं और ये 1 2 3 4 हाइड्रोजन है। इसके ऊपर और नीचे साइड वाले अगर हाइड्रोजन्स को मैंने अगर छुपा दिया तो कितने हाइड्रोजन्स होते हैं कंपेयर टू कार्बन के? अगर 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, यानी अगर कार्बन की संख्या जितनी है n है तो 2n हाइड्रोजन है। प्लस अगर एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो साइड वाले हाइड्रोजन भी हमें याद रखने हैं, तो साइड में 2 हाइड्रोजन आएंगे तो +2 लगा देना है, तो CN H2n+2, ये इसका जनरल फॉर्मूला। देखिए, अच्छा एक बात ऐसे भी याद कर सकते हैं हम कि C की संख्या कितनी है इसमें, C2 और H6, ये है इथेन C2H6। अगर हम इसका रिलेशन निकालें कि 2 और 6 में क्या रिलेशन है, तो हम बोल सकते हैं 2 × 2 + 2। अगर यहाँ ये C की वैल्यू 2 है
2 2 ज़ा 4 प्लस 2 6 हो गया। तो इस तरीके से ये CnH2n+2। आप इस फॉर्मूले को भी देखिए और साथ में स्ट्रक्चर को भी देखिए। इथेन के स्ट्रक्चर में 2 हाइड्रोजन साइड में हैं। अगर हम इनको हटा के देखें तो बाकी के जो हाइड्रोजन है वो बिल्कुल जस्ट डबल है कार्बन के एटम्स के, जितने कार्बन के एटम है उसका डबल है जस्ट हाइड्रोजन के एटम, प्लस 2 जो है साइड के हाइड्रोजन को याद करके लास्ट में +2 करना है। तो CnH2n+2 ये है एल्केन का जनरल फॉर्मूला, याद रहेगा आपको। इसी तरीके से अगर हमें संख्या दे रखी है कि कार्बन 50 है, अगर कार्बन की जगह अगर हमें N की वैल्यू दे रखी है 50, अगर एल्केन में N कार्बन परमाणु की संख्या दे रखी है 50, देन C50, तो H कितना होगा 50 × 2 + 2, 50 × 2 100, 100 + 2 102, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो इस जनरल फॉर्मूले से हम किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बड़े से बड़ा हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एल्कीन, तो एल्केन का हुआ CnH2n+2, दिस इज फॉर एल्केन। इसके बाद अगर हम बात करें एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड जुड़ा है। एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ा है। ठीक है, हमें कार्बन की वैलेंसी याद रखनी है हमेशा से कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो कि एल्केन में भी सेटिस्फाई हुआ है ये चारों कार्बन की वैलेंसी। और इसी तरीके से हमें एल्कीन में देखना है कि कार्बन की वैलेंसी हमें 4 पूर्ण रूप से सेटिस्फाई करनी है, तो हमें हाइड्रोजन कितने अटैच करने हैं। तो प्रत्येक कार्बन पे हमने 2-2 हाइड्रोजन अटैच किए हैं ताकि कार्बन की टोटली वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाए। पहले जो एल्केन था, एल्केन में दोनों कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन अटैच थे। हम एल्केन को देखिए CH3, ये इथेन को लिख सकते हैं हम, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये 2 मॉलिक्यूल्स को मैंने साथ साथ में लिखकर सिंगल बॉन्ड से जोड़ा है ये वही चीज है, यही स्ट्रक्चर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इथेन। इथेन को ये है इथीन, तो इथीन में जब ये डबल बॉन्ड आ गया है तो ये हो गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हुआ है तो ये देखिए यहाँ से कितने हाइड्रोजन कम हो गए हैं। एक सिंगल बॉन्ड की वजह से 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं। यहाँ CH3, यहाँ CH2 देख सकते हैं। तो ये है C2H4, ये है C2H6 एल्केन का। एल्कीन में C2H4 हुआ है। जब एल्केन से एल्कीन बना है, इथेन से इथीन बना है, तो 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है। हम ये समझ सकते हैं कि जब एक बॉन्ड बनता है, जब एक बॉन्ड बना है तो 2 हाइड्रोजन लॉस होते हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए थे, वो कार्बन ने अपने दोनों कार्बन से ही 2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाकर वो हाइड्रोजन को वहां से रिमूव कर दिया। तो प्रत्येक एक एक्स्ट्रा जब बॉन्ड जुड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन का लॉस होगा। जब इस फॉर्मूले में CnH2n+2 हाइड्रोजन की संख्या है, अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ कम कर दिए जाएंगे, अगर 2 हाइड्रोजन एल्केन से एल्कीन में कम होते हैं, तो फॉर्मूला में देखिए जो लास्ट में हम +2 ऐड कर रहे थे, वो यहाँ +2 ऐड ना होकर CnH2n ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2 और एल्कीन में जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है एक बॉन्ड बनने पे। एल्केन से एल्कीन में 2 हाइड्रोजन का लॉस हुआ है, समझ रहे हैं। +2 वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे +2 ना होकर CnH2n तक ही रह गया है। थर्ड हम बात करते हैं एल्काइन, इथाइन की बात कर रहे हैं। जब इथाइन की बात करते हैं तो देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़े हैं। तो इसका टोटल फॉर्मूला C2H2। अब ये देखिए इथीन से C2H4, इथाइन में C2H2 हो गया है ये।
तो फिर से 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं। कार्बन की संख्या उतनी की उतनी है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या देखिए H4 से H2 में कन्वर्ट हो गया है। क्यों? 2 हाइड्रोजन का फिर से लॉस हुआ है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड बनने पे 2 हाइड्रोजन फिर से लॉस हुआ है। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n। CnH2n, इसमें से 2 घटाने पड़ेंगे क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन का लॉस हो गया है इसमें। तो CnH2n-2 ये है एल्काइन के लिए, CnH2n-2। तीनों फॉर्मूलेस पे गौर फरमाइए एक बार बच्चों प्लीज। देखिए एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n, ये +2 हमने हटा दिया एल्कीन के लिए, और एल्काइन के लिए CnH2n-2। बस 2 का ही डिफरेंस हो रहा है, 2 हाइड्रोजन धीरे धीरे करके लॉस हो रहे हैं और ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। बहुत ही इजी स्टेप्स है। कितने भी कार्बन परमाणुओं की संख्या दे दी जाए, हमें एल्केन के लिए, एल्कीन या एल्काइन के लिए हम उसका फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है साइक्लोएल्केन्स। साइक्लोएल्केन्स यानी साइक्लिक फॉर्म में अगर कार्बन परमाणु लास्ट में जाकर अगर रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो मिनिमम देखिए 3 मिनिमम एटम्स चाहिए हमें कार्बन के रिंग के लिए। 3 कार्बन के एटम्स एक दूसरे से जुड़े हैं और शेष बचे हाइड्रोजन के एटम्स उनकी वैलेंसी को पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है। किसने? एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है कार्बन कार्बन के बीच में। इसलिए एक एक्स्ट्रा बॉन्ड जब भी बनता है तो और 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसलिए 2 हाइड्रोजन कम होंगे और इसका फॉर्मूला एल्कीन वाला फॉर्मूला ही होगा CnH2n। ये है साइक्लोएल्केन्स के लिए। देखिए C1 2 3 C3, H कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। सेम वही है CnH2n, जितने कार्बन एटम्स की संख्या है उसकी डबल हाइड्रोजन एटम्स की संख्या है। ये है साइक्लोएल्केन्स के लिए। साइक्लोएल्केन्स का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल एकदम लग रहा है एल्कीन जैसा ही। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इसको देखें, CnH2n फॉर साइक्लोएल्केन। नेक्स्ट आते हैं हम एल्किल ग्रुप पे। एल्किल ग्रुप क्या है? ये देखिए, ये इथेन है, सेम यही स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। इसमें से एक हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। इथेन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और जब मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है तो CnH2n+2 ना होकर +1 ही हो गया है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है। अगर कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है तो ऐसा कार्बन बहुत अधिक क्रियाशील हो जाता है, और ये जो एल्किल ग्रुप है ये हर किसी से क्रिया करने की कोशिश करता है। तो क्रियात्मक समूह देखेंगे हम कि सारे क्रियात्मक समूह में ये एल्किल ग्रुप कैसे क्रिया कर रहा है। सबसे पहले तो एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल OH, ये H जुड़ा है कार्बन से ना जुड़ के सीधा ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ के OH। एल्कोहल ग्रुप का सबसे प्रमुख जो सिंबल है OH माना जाता है, OH, और इसका जो सफिक्स होता है वो ऑल बोला जाता है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो सारे ऑल जो आते हैं वो एल्कोहल ग्रुप से आते हैं। तो जब ये एल्किल ग्रुप के साथ में, एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला हम देख रहे हैं CnH2n+1, इसके साथ अगर तो देखिए CH3 CH2 OH, तो CnH2n+1 OH, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो रहा है। क्योंकि जनरल फॉर्मूला अगर CnH2n+1 है, यहाँ पे CnH2n+1 के साथ में OH और ऐड हो रहा है, तो ये देखिए मैथ एथेनॉल, तो ये इथेनॉल का फॉर्मूला है जिसका सफिक्स ऑल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे अगर H लिख देती मैं, अगर ये CH3 समूह की जगह H आ जाता तो ये मिथेनॉल, इथेनॉल, अगर कार्बन की संख्या और बढ़ती प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, तो इस तरीके से ये सीरीज बढ़ती रहती। दूसरा पॉइंट आता है हमारा एल्किल हैलाइड। हैलाइड होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं हैलाइड ग्रुप हैं। तो हैलाइड जब जुड़ता है एल्किल ग्रुप के साथ में, तो देखिए एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+1 है, उसके साथ में एक हैलाइड जोड़ दिया है हमने। ये जरूरी नहीं है कि हमने उसी हाइड्रोजन को रिमूव करना है, हम चाहे तो ये हाइड्रोजन रिमूव करें, ये करें, कोई भी कार्बन से अटैच किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करके हम हैलाइड ग्रुप को जोड़ सकते हैं और एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला वही रहेगा CnH2n+1 और X जो है वो हैलाइड है, क्लोरो, ब्रोमो जो भी है ये। अच्छा, पर ये प्रीफिक्स में आते हैं, जो भी क्लोरो ब्रोमो लिखेंगे हम, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो जो भी, ये सब क्लोरो ब्रोमो
सब प्रीफिक्स में आएंगे, उसके बाद एल्किल ग्रुप को बोला जाएगा। तो ये है क्लोरोइथेन। इसके बाद में बात करें हम एल्डिहाइड ग्रुप की। एल्डिहाइड ग्रुप में एक कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा है और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से, CHO ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइड ग्रुप। जब ये एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी एल्किल ग्रुप से जुड़ता है, जैसे CH3 के साथ ये एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है और इसका जो सफिक्स होता है वो होता है नल, तो इथेनल, मिथेनल। अगर मैं यहाँ H जोड़ती केवल CH3 की जगह H, तो ये मिथेनल। CH3 जोड़ा है तो इथेनल। अगर और कार्बन की श्रृंखला जोड़ूंगी मैं, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, तो इस तरीके से ये होगा। लेकिन इसका जो सूत्र है, इसका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला सेम टू सेम एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n+1 के साथ में CHO को भी जोड़ दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला है COOH। C डबल बॉन्ड से O से जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है एक बॉन्ड से और ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं 2 बॉन्ड से, तो COOH ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब जुड़ता है किसी भी एल्किल ग्रुप से, तो जैसे CH3COOH, इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक। ओइक जैसे मिथेनोइक, इथेनोइक, अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लिखती तो ये मिथेनोइक, अगर मैंने CH3 एल्किल ग्रुप लगाया है तो ये इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, इस तरीके से ओइक पीछे चलता रहता। इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1 COOH। COOH ये जो ग्रुप है बिल्कुल अलग से ही ऐड होगा, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। कार्बन की श्रृंखला और हाइड्रोजन के साथ में इनको काउंट नहीं किया जाता है। तो ये बात की हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्डिहाइड्स की, एल्किल हैलाइड की, एल्कोहल ग्रुप की। उसके बाद ये हैं जनरल फॉर्मूलाज ऑफ एल्किल ग्रुप, साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कीन और एल्केन्स। इस तरीके से हमने आज सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूलाज किए हैं, साथ में फंक्शनल ग्रुप भी देखे हैं। तो आज का चैप्टर जो है पार्ट नंबर 7 यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक आप ये रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आगे वाले पार्ट आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज़ बच्चों, रिक्वेस्ट है जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ नोट डाउन करते रहें, अच्छे से सुने और फोटो क्लिक कर लें। जब आपके पास टाइम मिले तब आप इसे नोट डाउन करें, तो इस तरीके से पढ़ने में आपको भी मज़ा आएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।